नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक बार फिर से आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आपके लिए लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी जहां पर आप घर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, आप में कोई लक्षण तो नहीं है, क्या सावधानी आप बरतें, परिवार में कोई संक्रमित है तो कैसे ध्यान रखें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। तो अगले 1 घंटे डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा और आप भी महामारी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हमारे नंबर पर आप फोन करिए और सीधा डॉक्टर से बातचीत करिए। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा सा भी भरोसा ना करें। ये आपके लिए जानलेवा और घातक हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना की हर मरीज की परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप केवल डॉक्टर्स की सलाह पर ही दवा लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल आपको बताते हैं। और हमारे साथ अनुज कंबोज जुड़ गए हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत स्वागत है अनुज जी, इंडिया न्यूज हरियाणा में हमारे साथ जुड़ने के लिए कोविड ओपीडी में। जी डॉक्टर अनुज, अब से कुछ ही देर में डॉक्टर से सलाह लेने के लिए दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उनके सवाल भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा वैक्सीनेशन को लेकर आप थोड़ा कुछ सलाह लोगों को दें, एक डाउट को क्लियर करें जो लोगों के मन में लगातार बना हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सारी भ्रामक जानकारियां भी लोग पढ़ते हैं, कई सारी बयानबाजियां भी हमने देखी हैं वैक्सीनेशन को लेकर। इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है, पशुपेश की स्थिति उनके जहन में बनी हुई है। मैं चाहूंगा आप एक बार इस पर अपनी राय रखें, लोगों को सलाह दें। डॉक्टर अनुज जी, सबसे पहले तो वैक्सीन को लेके मैं सबको एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैक्सीन से लगाने से काफी लोग डर रहे हैं, और चाहे वो स्वस्थ हैं या किसी और बीमारी से, अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, तो सबसे पहले तो आप डरे नहीं, क्योंकि वैक्सीन लगाने से आपको कोई नुकसान होगा इस चीज की संभावना न के बराबर है। और वैक्सीन लगने से जितना फायदा आपको मिलेगा वो बहुत ही अतुलनीय है। वैक्सीन लगने के बाद जैसे अगर आप फर्स्ट डोज और सेकंड डोज एज पर प्रोटोकॉल लगाते हैं तो आप लगभग मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आप कोविड से सेफ रहेंगे। 100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं आप कोविड से सेफ रहेंगे। तो वैक्सीन लगाने से बिल्कुल भी डरे नहीं। दूसरी बात, अगर वैक्सीन लगने से आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ आती है, बुखार तो ज्यादातर लोगों को आता ही है, उसके अलावा कोई भी और तकलीफ आती है तो अपने नजदीकी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। तीसरी बात, अगर वैक्सीन लगने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, जैसे कुछ लोग सवाल करते हैं कि हमें डायबिटीज है, हमें किडनी की प्रॉब्लम है, हमें हार्ट प्रॉब्लम है या कोई और बीमारी है, तो जिस भी अंग की आपको बीमारी है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से, आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजिस्ट से, और डायबिटीज या और इस तरह की कोई बीमारी है तो अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर कोई बीमारी पहले से है तो वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, या उनको इधर उधर से अफवाह सुनने को मिलती है कि हमें तो मना किया गया है कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, मुझे तो इस रोग की बीमारी, ये रोग पहले से है। तो ऐसा नहीं है। आप उन अपने डाउट्स को क्लियर करें, अपने नजदीकी स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने क्वेश्चन करें, और डाउट क्लियर होने के बाद वैक्सीन जरूर लगाएं। ये आपके ही नहीं, पूरे देश के हित के लिए है। जी डॉक्टर अनुज, वैक्सीनेशन के अंतराल को लेकर भी मैं चाहूंगा एक बार आप लोगों का डाउट क्लियर करें और दोनों वैक्सीन को लेकर भी थोड़ी जानकारी दें, क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल भी यही आता है कि वैक्सीन लगवाएं तो कौन सी लगवाएं। डॉक्टर अनुज देखिए, जो वैक्सीन अवेलेबल हैं अभी, स्पेशली जो 2 इंडियन वैक्सीन हैं उनके बारे में ज्यादा बात करता हूँ कि जो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, तो दोनों ही वैक्सीन पूरी रिसर्च के बाद, पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, सभी फेजेस के गुजरने के बाद तभी मार्केट में उतरी है, तभी बाहर आई है, लॉन्च हुई है।
और लगने के लिए तैयार हुई है। तो इस चीज से न डरें कि कोई वैक्सीन का नुकसान होगा या एक वैक्सीन है जिसका हमें ज्यादा फायदा होगा। दोनों ही वैक्सीन का मैं मानता हूं दोनों ही उतनी ही सेफ हैं, और किसी भी वैक्सीन को लगने में आपको अगर नंबर आपका आ रहा है, आपकी वैक्सीन डोज ड्यू है, तो कोई भी वैक्सीन हो जो 2 मिनट लगा रही है आपको वो लगवानी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोविशील्ड ज्यादा अच्छी है या कोवैक्सीन ज्यादा अच्छी है। दोनों वैक्सीन का कंप्लीट रिसर्च होने के बाद ही वो आई हैं, और कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट सिग्निफिकेंट इतने ज्यादा नहीं मिले हैं कि किसी पर्टिकुलर वैक्सीन को हम पॉइंट आउट करें कि इस वैक्सीन की वजह से हमें नुकसान हुआ है या किसी और पेशेंट को नुकसान हुआ है। काफी तादाद में लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, लगवा भी रहे हैं, और ऐसा कोई भी स्पेसिफिक नहीं मिला है जो ओपीडी पेशेंट आते हैं या नोटिफिकेशन आता है वैक्सीन के बाद कॉम्प्लिकेशन का कि एक किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के अगेंस्ट कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ रही है। ऐसा कोई भी डाटा नहीं आ रहा, तो आप डरे नहीं। वैक्सीन दोनों सेफ है, दोनों अच्छी हैं, आपको लगवानी चाहिए, कंप्लीट दोनों डोज लगवानी चाहिए। चाहे आपको अगर कोविड हो चुका है, आप रिकवर हो चुके हैं, या आपको कोई अदर डिजीज है उससे रिकवर हो चुके हैं, तब भी आपको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है डॉक्टर अनुज, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिल्पी भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर शिल्पी, आपका सबसे पहले स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। डॉक्टर शिल्पी, क्योंकि जो कोविड की बीमारी रही वो नाक और मुंह के जरिए ही अंदर जाती बॉडी में और उसके बाद लोगों को इफेक्ट करती थी। कई सारे पेशेंट्स आपके साथ आए होंगे, किस तरीके का आपका अनुभव उन पेशेंट्स के साथ रहा, क्या सलाह आपने लोगों को दी है और आगे के लिए आप लोगों को और कैसे आगाह करेंगी? सॉरी, आपको एक बार रिपीट करना पड़ेगा, आवाज नहीं आई मेरे को। जी डॉक्टर शिल्पी, आप सुन पा रहे हैं मुझे अब? हाँ जी डॉक्टर शिल्पी, मेरा आपके अनुभव को लेकर सवाल था, क्योंकि मुंह और नाक के जरिए ही ये संक्रमण अंदर जाता था और शरीर के अंदर के हिस्सों को डैमेज भी आजकल कर रहा है। किस तरह की अलग अलग बीमारियां भी लग रही हैं उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अनुभव आपका कैसा रहा? किस तरीके के मरीज आपके सामने आए, क्या सलाह आपने उनको दी और आगे को लेकर आप क्या आगाह करना चाहेंगी दर्शकों को? हाँ, आपका बिल्कुल सही है कहना। जितने भी फिलहाल जो ब्लैक फंगस चल रहा है हमारे यहाँ पे, मोस्टली ये ओरल, नेजल और वाइटल एंड ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। जी। तो जो एंट्री साइट एक होनी पड़ती है इसके लिए, तो ये ऐसा नहीं है कि हर आम इंसान को फंगस हो जाएगा क्योंकि उसको कोविड हुआ और फिर तो फंगस हो जाएगा, ये आम बात नहीं है। ये फंगस तभी होता है जब पेशेंट में उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी किस वजह से लो होती है? अगर वो कोविड का मरीज रहा है, जिसके साथ उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहा है, या वो पेशेंट बहुत देर तक स्टीरॉयड लेता रहा है, या उस पेशेंट में और कोई कोमोबिडिटी हुई है, लेट्स से कि उस पेशेंट में कोई मैलिग्नेंसी की चीज थी या उसमें कोई ट्रांसप्लांट हुआ था, इन पेशेंट्स में ज्यादा जरूरी देखना कॉमन रहता है। आम इंसान में जिसको कोविड हुआ है और वो हेल्दी है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनमें ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत कम है। अब ये जनरली, जैसे मैंने बोला, देयर हैज टू बी रूट, कोई रास्ता होना पड़ता है फंगस को आपके अंदर घुसने में। तो ये तब होगा अगर किसी भी स्किन में या म्यूकोसा में ब्रीच हो। ब्रीच का मतलब है कि वो पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है। तो कोई में अल्सर हो गया है या कोई कट हो गया है या आपको कोई और इन्फेक्शन था, उसकी वजह से जो आपका अंदर का जो लाइनिंग रहती है नाक की या मुंह की, उसकी वजह से टूट गई है, तो यहाँ से ये फंगस अंदर होती है। ये मरीज जनरली आते हैं क्योंकि उनका या तो ओरल हाइजीन अच्छा ना रहा है। तो हम जनरली मरीजों को ये एडवाइस देते हैं कि आपने ध्यान रखना है, स्पेशली कोविड के मरीज पोस्ट कोविड कंडीशन में अच्छा हाइजीन ऑफ द ओरल कैविटी रखेंगे, मुंह की सफाई अच्छी तरह से करेंगे। अगर उनके कोई छाले हैं या उनका हमसे बात करें, अगर उनके नाक में कोई इन्फेक्शन रह रही है, सूजन आ रहा है, नाक से सांस नहीं आ रही है, उनको लग रहा है कि उनका नाक बंद होता है, अगेन ये एक और इंडिकेटर साइन है कि आपको हमसे आके मिल लेना चाहिए। दूसरा है कि आंखों के नजर ठीक ना आना, धुंधलापन दिखना, थोड़ा सा चक्कर आना, दर्द होना चेहरे पे, सूजन होना, ये सारे लक्षण रहते हैं कोविड के मरीजों में अगर ब्लैक फंगस हो जाए। ठीक है डॉक्टर शिल्पी, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं अपने पीसीआर टीम से ये भी कहना चाहूंगा कि डॉक्टर शिल्पी की आवाज़ को एक बार थोड़ा ठीक कर लें, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। जे राम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जे राम जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करिए। हाँ जी, मेरे मन में 31/3 को टीका हुआ था जी कोरोना का। जे राम जी, आप पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद करिए सर। हाँ जी, ये करिए।
मैंने 31 तारीख को टीका लगा था, भी 31 मार्च को जी। और 2 महीने हो गए और मेरी देह में ज्यादा तकलीफ रहे है उसके बाद। क्या आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? हाँ जी, कोरोना तो था ही नहीं, मैंने इंजेक्शन लगवाया था। अच्छा, रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आई थी लेकिन उसके बाद भी आपको सिम्टम हैं? मतलब ये है जी, मैंने कोरोना का इंजेक्शन लगवाया था 31 मार्च को और आज तक में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन देह मेरी टूटी जा सारी। आपने वैक्सीन लगवाई है सर? हाँ जी, हाँ जी, 31 मार्च को लगवाई थी। ठीक है, आपको क्या दिक्कत आ रही है अब? ये शरीर का मतलब दर्द आ रही, जाहिर हरकत रहे ज्यादा। ठीक है डॉक्टर कंबोज, मैं चाहूंगा सर आप सलाह दें अगर आप सवाल समझ पाए हो तो। जी हाँ, मैं जो समझ पाया हूँ कि इनको वैक्सीन की एक डोज लगी है और उसके बाद इनको वीकनेस महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है। तो वीकनेस, वैक्सीन के बाद वीकनेस आना या कमजोरी आना बड़ा ही आम सिम्टम है, इससे घबराएं नहीं। तो आपको लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये तकलीफ 2-3 दिन से ज्यादा होती है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, नजदीकी स्पेशलिस्ट के पास जाकर सलाह करनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के बाद कुछ दिन तक, 4-5 दिन तक कमजोरी आना या बुखार आना ये बड़ी ही आम बात है। उसके बाद आपको दोबारा कुछ दिन के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। अगर रहती है तो आप जरूर संपर्क करें और जरूर नजदीकी स्पेशलिस्ट से सलाह लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। और जो बातें डॉक्टर कंबोज की ओर से बताई गई हैं आप उनका पालन ज़रूर करें, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर शिल्पी, कई बार लोगों के सवाल ये भी रहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर दिक्कत हो, फीवर आए या फिर और किसी तरह की कोई बीमारी लग जाए या फिर सिर दर्द, थकान, वीकनेस, जैसा कि अभी एक दर्शक बता भी रहे थे, इस तरीके के सवाल लोगों के जहन में ज़रूर आते हैं और इसको लेकर भी लोग ये पूछते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा आखिर क्यों होता है। सही कहा है, वैक्सीन के बाद आमतौर मरीजों को कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ लोगों को सिर में दर्द रहता है, कुछ लोगों को उल्टी जैसा लगता है, शरीर में दर्द होना, हल्का सा बुखार आना, डायरिया हो जाना, पेट में दर्द होना, ये आम बात है पोस्ट वैक्सीन। दिस इज जनरली रिस्पॉन्स, ये एक रिस्पॉन्स है उस एंटीजन का जो आपके शरीर में दिया गया है। ये जो एंटीजन है ये हमारे कोरोना का वैक्सीन जो होता है उसमें कोरोना के जो कीटाणु हैं उनको या तो कमजोर करके या उनको डेड करके डाला जाता है, जैसे कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। तो ये बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो इस एंटीजन को, जो फॉरेन सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, उसको हराने की कोशिश करता है। तो जो हमारी इम्यूनिटी है ये इसके ऊपर एक अटैक करती है और इस वजह से हमारे में थोड़ा सा बुखार होना, बॉडी एक होना, पेन होना, डायरिया होना, ये आम बात हो जाती है। ये जनरली 1 या 2 डेज तक ही रहते हैं, 1-2 दिन तक। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है तो अपने कंसल्टेंट से हमेशा बात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक रमेश कुमार जुड़ गए हैं कैथल से। रमेश जी अपना सवाल करिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल सर ये है सर, मैं जैसे कोरोना पॉजिटिव हो गया था सर। जी आपकी आवाज आ रही है सर, पूरा करिए सवाल। हाँ जी सर, मैं जैसे कोरोना पॉजिटिव हो गया था सर जी, तो जैसे मेरा सीआरपी की पॉजिटिव है सर। तो अभी मान ले 12 दिन हो गए सर। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है सर, सवाल करिए पूरा। अभी 12 दिन हो गए सर जी। तो सर मैं क्या करूं सर, मेरे जैसे सीआरपी पॉजिटिव है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैं क्या ये वैक्सीन लगवा सकता हूँ सर? डॉक्टर शिल्पी जी, डॉक्टर शिल्पी मैं चाहूंगा आप सलाह दें, क्योंकि वैसे भी कोविड नेगेटिव होने के बाद भी कुछ समय है, जो आप बताएं क्या सजेस्ट करना चाहेंगी वैक्सीनेशन को लेकर? मैं समझी हूँ कि इनको अभी ये 14 दिन पहले ही पॉजिटिव आए हैं। जी 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 ठीक है, तो 14 दिन पहले अगर आप पॉजिटिव आए हैं तो ये समय नहीं है आपका वैक्सीन लगाने के लिए। फिलहाल देश में जितनी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग पॉजिटिव, मतलब आपको जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई है वहाँ से लेके 3 महीने तक आपको वैक्सीन लेने के लिए एडवाइस नहीं किया जाता है। सीआरपी जो आप कह रहे हैं, दिस इज एक इंडिकेटर है जो हम देखते हैं। अगेन आपके जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपको सलाह दी होगी इसके बारे में, उसके कुछ लेवल्स रहते हैं, उस टाइम तक ही हमें कोई टेंशन करने की जरूरत होती है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप में और कोई परेशानी नहीं हो रही है तो इस समय के लिए कुछ करना नहीं है। 3 महीने के बाद आपको वैक्सीन लेने की एडवाइस दी जाती है। चलिए शुक्रिया रमेश जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर कंबोज, इस तरीके के सवाल रोजाना ओपीडी में हमारे सामने आते हैं।
जो लोग पॉजिटिव हुए हैं वो पूछते हैं कि नेगेटिव होने के कितने दिन बाद उनको वैक्सीन लेनी चाहिए। मैं चाहूंगा एक बार आप इस पर भी थोड़ी अपनी बात रखें और लोगों का डाउट क्लियर करें। जी, आइडियली तो 3 मंथ का जो गैप है वो आइडियल है। नेगेटिव होने के बाद उनको 3 मंथ के बाद वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखने की जरूरत होती है, वो मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं होने चाहिए उस टाइम पे। जैसा कि आपको टाइम पे अभी आपने वो कंप्लीट कर लिया, आपका वैक्सीन लगाने का टाइम आ गया है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आपको कोई सिम्टम्स हैं, आपको बॉडी एक है या फीवर आ रहा है या कोई भी और इश्यू है, कफ है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो आपको उस टाइम पे दोबारा से इन्वेस्टिगेट अपने आप को कराना होगा। क्योंकि उस टाइम पे जैसे अभी एक दर्शक ने सीआरपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, तो ये सारी जो हमारे इन्फेक्शन के इंडिकेटर्स हैं या इन्फ्लेमेशन के इंडिकेटर्स हैं, इनको सेटल डाउन होना होता है। अगर ये कम्प्लीटली सेटल डाउन नहीं है तो आपको और ज्यादा गैप लेना वैक्सीन के लिए पड़ सकता है। लेकिन अगर ये कम्प्लीटली सेटल डाउन है, वैसे तो आइडियल पीरियड है 3 मंथ में सेटल डाउन हो जाते हैं, बट अगर सिम्टम्स हैं, कोई भी तकलीफ महसूस हो रही है, तो एक बार री इन्वेस्टिगेट हो जाए और उसमें हमें मिलते हैं मोस्टली हम पाएंगे कि ये रिपोर्ट ठीक आ जाती है, तो फिर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। उसमें फिर कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, हार्ट को लेकर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल है, जो लोग पॉजिटिव हैं कि हार्ट पर भी अब कोरोना अपना प्रभाव डाल रहा है। इसको लेकर मैं आऊंगा सर आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, गुरमीत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर जी। हाँ जी सर, मेरा नाम गुरमीत है। मैं 15 दिन से पॉजिटिव था जी, बट मेरे में सिम्टम कोई नहीं आया सर जी। क्या मेरे से किसी और को पॉजिटिव हो सकता है कोरोना, यानी हो सकता है? डॉक्टर अनुज जी, गुरमीत जी, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपसे दूसरों को कोरोना बिल्कुल हो सकता है। आपको सिम्टम है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव आए हैं तो आपसे स्प्रेड होने के चांसेस उतने ही रहेंगे जितना एक सिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के रहते हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज से बेफिक्र ना रहें कि आप पॉजिटिव हैं लेकिन ये सिम्टोमेटिक है, आपको कोई सिम्टम नहीं है। तो आप इस चीज को मानें कि आप पॉजिटिव हैं, तो आपको पूरे प्रोटोकॉल, सारे रूल रेगुलेशन कोविड पॉजिटिव पेशेंट के फॉलो करने होंगे। आपको क्वारंटाइन भी होना होगा, आपको ट्रीटमेंट भी लेना होगा और सिम्टम इंक्रीज होने से री इन्वेस्टिगेट भी करना होगा। तो सारे रूल आपके लिए भी सेम रहेंगे, सभी नियम जो एक कोविड पॉजिटिव सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए रहते हैं। चलिए गुरमीत जी, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े और आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि डॉक्टर अनुज, मैं हार्ट को लेकर सवाल कर रहा था, कई ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं जो पॉजिटिव थे, अस्पताल में एडमिट थे, उनको हार्ट अटैक भी आया। तो इसको लेकर लोगों के मन में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर हार्ट पर कैसे और क्यों अटैक कर रहा है कोरोना, और सावधानियां क्या कुछ होनी चाहिए? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि कोविड को लेके अब इतनी तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ डॉक्टर चुकी अनुज, हैं माफी के कि साथ आपको अभी रोक रहा हूं, सारा एक सवाल हम ले लें दर्शक का, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए सर। सुखनंदन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाल करिए सर अपना। सर मैं जो है पेनक्रिया, मेरा ऑपरेशन हुआ था पेनक्रिया का जी, और मेरे को उसके बाद डायबिटीज हो गई, क्या मैं इंसुलिन ले सकता हूँ? डॉक्टर अनुज जी डेफिनेटली, अगर आपको डायबिटीज हुई है और पैंक्रियाज का ऑपरेशन हुआ है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको पैंक्रियाज का ऑपरेशन क्यों हुआ? कोई ट्यूमर था या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या क्या बीमारी हुई थी पैंक्रियाज की? सर डॉक्टर के मुताबिक जो है क्या है, एसिड बन गया था पेनक्रियाज में। एसिड बन गया था, कुछ डायग्नोसिस भी बना होगा। चलो एनीवे, मैं अभी आपके एक क्वेश्चन चाहता हूँ कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ा और उसके बाद डायबिटीज हो गई। तो जनरली ऐसा होता है कि अगर पैंक्रियाज का ऑपरेशन हुआ या एक्यूट या क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हुआ या पैंक्रियाज की कोई भी और बीमारी हुई, उसमें डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रह जाते हैं, क्योंकि उसमें जो सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स, तो उनका डैमेज होने की वजह से ऐसा होता है और इंसुलिन की बॉडी में कमी हो जाती है, तो डायबिटीज होती है। तो उस केस में इंसुलिन लेना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। और क्योंकि डायबिटीज है, ब्लड शुगर एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको नॉर्मल लेवल पे रखने के लिए इंसुलिन का यूज है वो सबसे अच्छा और सबसे पहला ऑप्शन रहता है। अदरवाइज कुछ साथ में ओरल मेडिकेशन या फिर टैबलेट का यूज भी किया जा सकता है। टारगेट अल्टीमेटली एक ही रहता है कि ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना है। तो आप जहां से भी इलाज शुगर का, डायबिटीज का करवा रहे हैं, तो उनके मुताबिक आप इंसुलिन
एंटी हिट जो भी डॉक्टर आपके दे रहे हैं वो आप लेते रहिएगा, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हैं जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। डॉक्टर साहब, मेरे को कफ की शिकायत रहती है ज्यादा जी, और कई बार तो कफ बढ़ने से चेस्ट ब्लॉक हो जाती है, सांस लेने में। मैं ये टीका लगवाना चाहता हूँ कोविड वाला। डॉक्टर शिल्पी, मैं चाहूंगा मैम आप सलाह दें इस पर। मैं को क्वेश्चन नहीं समझा इनका। उन्होंने सीटी स्कैन कराया था चेस्ट का। जोगिंदर जी, एक बार सवाल दोहराइए अपना। डॉक्टर साहब, मेरे को कफ की शिकायत रहती है ज्यादा। ठीक है, कफ की शिकायत है आपको, आगे? कफ बढ़ने से चेस्ट ब्लॉक हो जाती है, कई बार तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो मैं टीका लगवाना चाहता हूँ कोविड का। क्या लगता वैक्सीन आप लगवाना चाहते हैं? है जी? ठीक है, कफ की शिकायत है शिल्पी जी, और वैक्सीनेशन को लेकर इनका सवाल है। अगेन मेरा सेम है ये कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो आप 3 महीना जरूर इंतजार कीजिए। अगर आपका 3 महीना हो गया है, उसके बावजूद आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको जब तक तीसरा नहीं फील करते हैं कि हाँ कि मैं ठीक हूँ, तब तक वैक्सीन मत लगाइए, वेट करिएगा। बिकॉज अगेन जरूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम हमेशा अच्छा रहे, इसके बाद वैक्सीन लगाएं। चलिए, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। डॉक्टर अनुज, लगातार हम उसी पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर हार्ट पर क्यों कोरोना प्रभाव डाल रहा है और क्या कुछ सावधानी इसको लेकर होनी चाहिए। डॉक्टर अनुज जी, पराग जी, हाँ उस पे ही हम बात करते हैं जी। कि हार्ट अटैक कोरोना में कुछ पेशेंट्स को देखने को मिलता है। सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, कोविड अब एक इतना बड़ा सिंड्रोम बन गया है कि इसके मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कुछ दिन के बाद नया नया रूप लेकर सामने आ रहे हैं। आंखों तक इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं, बॉडी के ऑलमोस्ट काफी ऑर्गन्स को ये डैमेज करना शुरू कर चुका है, और उसमें से हार्ट अटैक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जी। और जिसका कारण ये रहता है कि कोविड में कोरोना होने के बाद खून का गाढ़ापन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी के लिए जो भी पेशेंट कोविड पॉजिटिव होते हैं या कोविड से एडमिट होते हैं तो उनको खून पतला करने की दवाई भी हम लोग चलाते हैं, हेपरिन चलाते हैं इंजेक्शन के रूप में और कैप्सूल्स के रूप में। तो जो खून गाढ़ा होता है वो धीरे धीरे करके बॉडी के किसी भी पार्ट में, शरीर के किसी भी हिस्से में जमने लगता है और इसकी वजह से अलग अलग कॉम्प्लिकेशन आती हैं। जैसे अगर दिल की नसों में जाके खून जम जाता है तो हार्ट अटैक करता है, ब्रेन में जाके अगर जमता है तो पैरालिसिस कर देता है, और अगर फेफड़ों की आर्टरीज में, वेन्स में जम जाता है तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कर देता है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हैं जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन बन रही हैं और जानलेवा हो रही है। मतलब जान कोविड की वजह से नहीं, उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जा रही है। तो इस चीज को बड़ा ही इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज को डिस्कस करना और इस पर क्योर करना, क्योंकि जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक कोविड के दौरान आ रहा है उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा है, उनका डेथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा है, और उस कंडीशन में उनको सेव करना, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत सारे पेशेंट सेफ नहीं भी हो पाते हैं। तो ये बड़ा ही आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, जो मुझे लगता है कि जिनको भी, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये अच्छा जवाब मिला भी होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से, एक दर्शक। अशोक जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। मुझे ना पेसमेकर लगा हुआ और एक स्टंट डला हुआ, क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? सर एक बार सवाल दोहराइए अपना। मुझे एक पेसमेकर लगा हुआ है हार्ट के अंदर, एक स्टंट डला हुआ है जी, तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? डॉक्टर अनुज जी, आपको पेसमेकर कब लगा था और स्टेंट कब लगा था? 2019 मई 2019 में लगा था जी, पर अप्रैल 2019 में। हाँ 2019 में 2019 में आपको स्टेंट लगा था? हाँ पेसमेकर लगा था। पेसमेकर और स्टेंट आपको कब लगा था? स्टंट अप्रैल 2019। अशोक जी एक बार फिर से दोहराइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो जी बोलिए सर, एक बार फिर से लास्ट वाला जो आपने डॉक्टर साहब ने पूछा वो दोबारा दोहराइए अपने जवाब। अप्रैल 2019 में मुझे स्टंट चला था। हेलो, अप्रैल 2030 में? जी जी जी, एक साल पहले 2019 अप्रैल 2019 में मुझे 2019 में आपको पेसमेकर लगा था? हाँ जी, और मई में पेसमेकर लगा था। क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? जी हाँ, आप एंटीप्लेटलेट ड्रग पे होंगे, आपको खून पतला करने की दवाई भी चल रही होगी लगातार, जो कंटिन्यू रहेगी हमेशा के लिए, और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप सेफ हैं, आप
कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए अशोक जी। तो कई सारे सवाल दर्शकों के लगातार सामने आ रहे हैं, जिनके जवाब हमारे दोनों ही डॉक्टर्स दे भी रहे हैं। और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप घर बैठे, आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे इन नंबर पर आप कॉल करिए। दोनों ही डॉक्टर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, सवाल अपना ले सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का जवाब चाहिए, आपके जहन में कोई सवाल संक्रमण को लेकर है, वैक्सीनेशन को लेकर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंडिया न्यूज़ की कोविड ओपीडी में आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये खास कार्यक्रम हमने शुरू ही इसलिए किया है ताकि घर बैठे मरीज सलाह डॉक्टर्स की पा सकें। और अगर आप होम आइसोलेटेड हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं दवाइयों को लेकर, डाइट को लेकर, किसी भी तरह से बीमारी को लेकर आपके जहन में कोई सवाल है, तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ अगली दर्शक आरती जुड़ गई हैं। आरती जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार डॉक्टर अनुज जी। मेरा आपसे ये प्रश्न है नमस्कार। कि मैं 22 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव आई थी, असिम्टोमेटिक। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि 3 महीने तक हमको वैक्सीन नहीं लगवा सकते, तो क्या जब मैं 3 महीने बाद को वैक्सीन लगवाऊं तो क्या मुझे उससे पहले एंटीबॉडी टेस्ट करवाना होगा? डॉक्टर अनुज जी नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 3 महीने बाद एंटीबॉडी टेस्ट कराना ही होगा। क्योंकि आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज तो बनी ही है, तो एंटीबॉडीज तो पॉजिटिव ही आएंगी। और अगर आप एसिम्टोमेटिक होते हैं 3 महीने कंप्लीट होने पे, तो आप जरूर वैक्सीन लगवा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आरती जी जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। डॉक्टर शिल्पी, आपसे मेरा सवाल ये है, और सवाल क्या मैं सलाह भी दर्शकों के लिए चाहूँगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान डॉक्टर्स ने सिर्फ यही बताया कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो बाहर से करते हैं, लेकिन आप भाप भी लें, क्योंकि जब हम स्टीम लेते हैं तो वो अंदर की बॉडी को सैनिटाइज भी करती है और जो संक्रमण होता है उसको मार देती है। तो इस तरीके के कुछ टिप्स आप दें, घरेलू नुस्खे लोगों को, ताकि लोग घर में उनको अपनाएं और संक्रमण से दूर रहें। आपने बहुत सही बात कही है कि कोविड के दौरान हमारी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा असर होता है। तो सारे एम्स जितने भी हैं, जितने भी ट्रीटमेंट है, हमारी सारी इस तरह के लिए लोकेटेड है कि हमारी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, और अगर उसमें कोई भी एडवाइस से जो पॉजिटिव है, जो होम क्वारंटाइन में इस टाइम है या पोस्ट कोविड है, कि अपना न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखें। गर्मी का मौसम होने से पानी का इंटेक कम से कम 3 से 4 लीटर हो जाना चाहिए एडल्ट में। आप जो भी इस टाइम के फल और सब्जियां आ रही हैं वो जरूर खाएं। हमारे इंडियन जितने भी हमारे देश के फल और सब्जियां हैं, जैसे आंवला है, अदरक है, सीरियल्स हैं, ये सारे बहुत ही अच्छे हैं, इनको जरूर खाया जाए, नियमित रूप से खाया जाए। एक्सरसाइज इज अ मस्ट, अपनी बॉडी को मूवमेंट जरूर करना है। अगर आप घर पे रह रहे हैं, घर में किसी ढंग से योगा करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से हम लोग जनरली स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और जितने भी हम लोग स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उतना ही बेटर रहता है। ठीक है डॉक्टर अनुज, अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस की शिकायतें अब मरीजों में आ रही हैं जो पॉजिटिव हो चुके हैं। ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस का भी जिक्र हुआ, येलो फंगस का भी जिक्र हुआ। अब लोग इस बात को लेकर डर रहे हैं कि कोरोना तो वैसे ही घातक था, और ब्लैक फंगस अगर हो रहा है और लोगों की जानें जा रही हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इसको लेकर आप क्या बताएंगे? जी देखिए, हाँ, अलग अलग प्रकार की फंगस सामने आ रही है, और जो सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा केसेस जो मिले हैं वो ब्लैक फंगस के ही मिले हैं अभी तक। और अगर हम इसके प्रेवलेंस और इसकी विरुलेंस की बात करते हैं, कितना डेंजरस ये है, तो कोविड के उन पेशेंट्स में ये ज्यादातर मिलता है जो डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर होती है, ज्यादातर उन्हीं पेशेंट को ये कैच करता है। लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं भी है, कोविड पॉजिटिव है, तो उनमें भी एक फंगस देखने को मिलता है। और सारी ही फंगस कोई भी हो वो डेंजरस तो है ही। अगर फंगस पॉजिटिव आ गई, चाहे व्हाइट फंगस है, येलो फंगस आ रही है, वो पॉजिटिव अगर आती है टेस्ट में, तो डेफिनेटली वो डेंजरस तो है ही कोविड पॉजिटिव होने के साथ में। और अगर ब्लैक फंगस है स्पेशली, तो वो और ज्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि प्रेवलेंस इसकी सबसे ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो अगर आप एडमिटेड हैं तो आपका ट्रीटमेंट चल ही रहा होता है। जो एंटी फंगल एजेंट हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन बी या अदर एंटी फंगल ड्रग, तो वो आपको एडमिशन के दौरान मिलेंगे। और अगर ऐसा कुछ लगता है कि आप घर पर हैं, आप कोविड में हैं, लेकिन और घर पर आपको ऐसा हुआ है, और तब आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर संपर्क करना चाहिए।
और उसमें कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सांस में तकलीफ आने लगे, आपको लगे कि माउथ में कलर चेंज हो रहा है, मुंह के अंदर या नाक के अंदर कलर चेंज हो रहा है, या इवन आंखों तक भी रेडनेस इंक्रीज हो रही है, तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट दोबारा जरूर करना चाहिए और फंगस के लिए टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि अगर ब्लैक फंगस या येलो फंगस या व्हाइट फंगस टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको इमीडिएटली एंटी फंगल एजेंट्स के साथ, एंटी फंगल ड्रग्स के साथ ट्रीटमेंट शुरू कराना होगा, क्योंकि इसकी वजह से जान जाने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सिम्टम इंक्रीज होने से आप इमीडिएटली कंसल्ट जरूर करें। यानी डॉक्टर अनुज, अगर समय पर इसका इलाज हो जाए तो ये इतना खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि ये कोई नया नहीं है, ब्लैक फंगस तो पहले से बीमारी है और फंगस तो हमारे आसपास पर्यावरण में रहती ही है, जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर फंगस जरूर होती है। जी जरूर फराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्लैक फंगस पहले से है, म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से इसको जाना जाता रहा है जी। ये कोई नई बीमारी नहीं है। लेकिन अब कोविड के साथ में एसोसिएट होकर ये जो डिजीज है उसकी कॉम्प्लिकेशन को इंक्रीज कर रही है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस देना जरूरी हो गया है। और जहाँ भी आपने सही बताया कि जहाँ भी सीलन होती है, जहाँ भी टेम्परेचर थोड़ा ह्यूमिड होता है, वेट होता है, तो वहाँ पे फंगस ग्रो करती ही करती है, क्योंकि उसको ग्रोथ के लिए ह्यूमिड एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारी बॉडी सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है उसको ग्रो करने के लिए। अगर कोविड जैसी सिचुएशन है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट, जब उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो है, तो अगर जरा सा भी फंगस टच में आता है, कॉन्टेक्ट में आता है, तो वहाँ पे वो उस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से ग्रो करती है और हमारे लिए डेंजरस बनती है। तो इसलिए इसको इग्नोर ना करें। आपको अगर सिम्टम आ रहे हैं तो तुरंत उसके लिए सलाह लें और इलाज कराएं। ठीक है डॉक्टर शिल्पी, पोस्ट कोविड भी एक समस्या है। अब लोगों में कई सारे बीमारियां हम कहें या फिर कोविड के बाद जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उनको लेकर लोग घबरा रहे हैं, क्या आप सलाह लोगों को देंगे? अगेन कोविड वायरल इन्फेक्शन है और इसमें इम्यून स्टेटस पे काफी चेंज आता है। तो ये लाजमी है कि पोस्ट कोविड जब आपका इम्यून स्टेटस डाउन हो तो बाकी इन्फेक्शन भी उसमें हावी हो जाते हैं। बेसिकली ये है कि इम्यून शक्ति है वो कम हो गई है, तो बाकी इन्फेक्शन जो पहले उसको शायद असर ना करती, अब उस पर जरूर असर करने की पॉसिबिलिटी रखती है। अगेन जैसे मैंने पहले कहा है, आपका सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, हैंड हाइजीन हमेशा रहना चाहिए। ओरल हाइजीन बिकॉज ऑफ ब्लैक फंगस अब हम कह रहे हैं कि वो भी अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए। अपना न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखें, जो भी आपके पास डाइट है इस टाइम, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स जरूर खाएं और स्ट्रेस ना करें। आपको जब भी लगता है कि हाँ अब मेरे को वायरस हुआ था लेकिन मेरे को और वो जितनी मेडिसिन ले रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो प्लीज आके कंसर्न बात कर लीजिए। अच्छा डॉक्टर अनुज, सिर्फ दो ही बड़े हथियार माने जाएं, एक जागरूकता, दूसरा वैक्सीनेशन, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, चाहे वो संक्रमण के प्रति हो या फिर वैक्सीनेशन के प्रति, तब तक शायद इस चेन को तोड़ने में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। दूसरा वैक्सीनेशन डॉक्टर एक बड़ा हथियार बता रहे हैं, और बल्कि बड़ा क्या, सिर्फ एक यही हथियार है जिसके जरिए जंग को हम जीत सकते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा, और उसके साथ में मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। जी, जागरूकता में भी क्या क्या हम किन किन चीजों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। हमें सबको पता है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है कि वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट है, लगवानी चाहिए, सैनिटाइज बार बार करना चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए और सिम्टम आने के ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ में एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आपको अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखनी चाहिए। इम्यूनिटी बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें अपनानी होंगी। जैसे आप एक अच्छी डाइट लें, आप एक अच्छी नींद लें, आप एक डेली रूटीन में फिजिकल वर्क करें, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे। और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो अगर आप कोविड पॉजिटिव होंगे भी तो आपको जो वायरस की विरुलेंस है बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, आपको ज्यादा डैमेज नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बने होने की वजह से आपको ज्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे और विरुलेंस डिजीज की नहीं आएगी। तो आपकी सिकनेस उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी अगर आपकी इम्यूनिटी लो होती तब आपको होती। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जागरूकता और वैक्सीनेशन का और इम्यूनिटी का। ठीक है, एक और दर्शक हैं हमारे साथ, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। सुन पा रहे हैं आप हमें? मीनू जी, आप सुन पा रही हैं हमें? मीनू जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क कट गया, एक बार फिर से आप ट्राई करिए। तो लगातार
आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल करिए और डॉक्टर से सलाह आप लीजिए घर बैठे ही। कोविड ओपीडी के माध्यम से इंडिया न्यूज़ हरियाणा का ये खास कार्यक्रम कोविड ओपीडी सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप घर बैठकर डॉक्टर से कुछ पूछना चाहते हैं, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं या डॉक्टर से संपर्क आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप घर बैठे ही डॉक्टर से बात करके सलाह लें। इस वक्त लाइव तुरंत आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। कई सारी दिक्कतें पोस्ट कोविड की भी हैं, लोगों में जो लोग ठीक हो गए हैं, नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ गई है, उनके जहन में भी कई सारे सवाल हैं, क्योंकि कई दिक्कतें अभी भी लोगों को हो रही हैं नेगेटिव होने के बाद भी। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो आपके जहन में लगातार हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनका जवाब पा सकते हैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल के जरिए। हमारे साथ अगले दर्शक हैं रोशन लाल जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ सर, मेरी उम्र 68+ है जी, 68 साल से ऊपर है जी। सन 17 में मैंने एक स्टंट फरवरी में डलवाया सर, पार्क हॉस्पिटल दिल्ली जी, और उसके बाद 2 स्टंट पंत हॉस्पिटल दिल्ली में डलवाया सर, 2 स्टंट डलवाए सर ये पार्क हॉस्पिटल पानीपत जी। तो अब मैं वैक्सीन की ये डोज लेने के लिए कहा सर, डॉक्टर ने बोले, ये डॉक्टर ने कहा कि भाई आप 3 दिन पहले जो ये ब्लड पतला होने वाली दवाई ये 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक छोड़नी पड़ेगी जी। सर मैंने पहले भी आपसे बात करी थी, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया था भाई इसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, आप वैक्सीन ले ले। मैं फिर दोबारा गया, फिर डॉक्टर साहब ने पूछा भाई इस तरह बात है, ये छोड़नी पड़ेगी। तो सर कमोर साहब बैठे हैं जी, डॉक्टर है, इन चीजों के मेरे को बताओ सर, मुझे क्या करना चाहिए जी। जी डॉक्टर अनुज कंबोज जी। जी जी देखिए, अगर आपको स्टैंड लगे, आपने शायद फरवरी में लगवाया था, जितना मुझे याद है आपने बात की थी, तो फरवरी में आपको स्टैंड लगा था लास्ट वाला। तो उसके बाद से आप जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन के बीच में हमें मेडिसिन का गैप देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दवाई छोड़नी होगी। आपको दवाई छोड़नी नहीं है, आपकी दवाई बाद में भी चलती रहेगी, लेकिन वैक्सीन से पहले 3 डेज का गैप हमें देना होगा। आपकी मेडिसिन वैक्सीनेशन के बाद कंटिन्यू ही रहेगी, बंद नहीं होगी। रोशन लाल जी, आपको संतुष्टि मिली जवाब से? चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहें। कोई भी सवाल आपके जहन में वैक्सीनेशन को लेकर है, संक्रमण को लेकर है, आप कुछ भी बीमारी से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं, तो आप बना रखें और सवाल ज़रूर पूछें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। जागरूक आपको होना पड़ेगा अपनी सेहत को लेकर, क्योंकि ये संक्रमण जानलेवा है। इस तरीके से स्थितियाँ सेकेंड वेव के दौरान बनी है, सबने देखा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जागरूकता है। आप ज़रा सी भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ज़रा सी कोताही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। से आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपने सवाल करते रहिए। आपके हर सवाल का जवाब आपको इंडिया न्यूज़ की ओपीडी के माध्यम से मिलेगा। डॉक्टर शिल्पी, मेरा सवाल अब ये है, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत ज़्यादा सेकेंड वेव के दौरान हमने देखी है, थर्ड वेव में ये कहा जा रहा है, सिर्फ अंदेशा है अभी थर्ड वेव का, और कहा यह जा रहा है कि ये बच्चों को प्रभावित कर सकती है। तमाम व्यवस्थाएं इंतजाम हमने सेकेंड वेव से सबक लेते हुए किए हैं, लेकिन थर्ड वेव के लिए और कितनी जागरूकता आनी चाहिए, किस तरह से आप लोगों को आगाह करेंगे, बच्चों के प्रति खासकर? आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी ये माना जा रहा है कि आएगी तो पॉसिबली बच्चों को वो ज्यादा हानिकारक रहेगी। पहले जो 2 वेव्स हम देख चुके हैं, उसमें जो नियम थे वो नियम अभी भी लागू हैं। ये बहुत ज्यादा तो ये मेंटेन की हमारे बच्चों को ये बात समझानी जरूरी है। इस समय जो सेकंड वेव आया था, हर घर में कोई ना कोई ग्रस्त हुआ है, अगर घर में नहीं तो आस पड़ोस में हुआ है। बच्चों ने ये सारी चीजें देखी हैं, समझदार बच्चों को आगाह करना,
चाहे उनको कहानी सुना के या उनको एग्जाम्पल देके या उनको किसी चित्र के माध्यम से ये करना बहुत जरूरी है। अगेन जो घर पे जो बच्चे हैं उनके लिए आपका न्यूट्रिशन रखना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन जैसे मैंने बताया जो आपके आम फूड इस समय आ रहा है, ये नहीं है कि कोई खास जाके एक्सपेंसिव चीजें खरीदते नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपके जो फल आ रहे हैं इस मौसम के, जो हमारा भारतीय खाना है वो बहुत अच्छा है, वो करना है। और हाइड्रेशन पीना है। इस समय से फल आ रहे हैं जैसे हमारा तरबूज है, खरबूज है, आम का पन्ना है, जो घरेलू चीजें हैं वो जरूर करें। प्लस बच्चे एक्टिव होते ही हैं, मैं एडवाइस करूंगी बच्चों को थोड़ा सा सनशाइन जरूर दिखाएं ताकि हमारा विटामिन डी प्रोडक्शन अच्छा रहे। आंवला है, सीरियल्स है, मैंगोज है, इन सब में हमारा बी कॉम्प्लेक्स है, ड्राई फ्रूट्स है। तो जो हम लोग एडवाइस करते हैं एज ए इंडिविजुअल कि हम कोरोना के टाइम पे मल्टी विटामिन पेशेंट को दें, ये हमारे सारे नेचुरल फूड्स में इस टाइम अवेलेबल हैं, तो ये जरूर दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि खाने पीने का और डाइट का सबसे ज़्यादा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा खाना। लोग अक्सर लापरवाही बीमारी के दौरान डॉक्टर शिल्पी कर देते हैं और भूख ना लगने की वजह से लोग खाते पीते नहीं हैं, सही से डाइट नहीं लेते हैं। एक ये बड़ा कारण होता है और ज़्यादा बीमारी को बढ़ाने का और बॉडी में वीकनेस आने का भी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो बहुत जरूरी है। आई वोंट कि बच्चों को इंसिस्ट करो कि नहीं तुमने यही खाना है, उन्हें जो पसंद है खाएं और माँ बाप इसका ध्यान रखें कि जितना भी हमको अपने न्यूट्रिशन में चाहिए है मल्टीविटामिन वो बच्चों को मिलता रहे। बिल्कुल, और क्योंकि अक्सर महिलाओं को लेकर कई बार सवाल उनके जहन में महिलाओं के रहता है, जो अगर मैं गर्भवती महिलाओं की बात करूं या फिर न्यू बॉर्न बेबी की बात करूं और ऐसी महिलाओं की बात करूं जो बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, खासकर उनको ज्यादा सावधानी की ऐसे माहौल में आवश्यकता भी है। किस तरह से आप उनको और जागरूक करेंगी, क्या क्या सावधानियां प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए? आपने बिल्कुल सही बोला। एज ऑफ नाउ प्रेग्नेंट वुमेन का इम्यूनाइजेशन फिलहाल हमारी कंट्री में इस टाइम नहीं हो रहा है। मैं उनसे जरूर एडवाइस करूंगी कि वो अपनी इम्यूनिटी का बहुत खास ध्यान रखें। मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि आपका पानी और आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन का वैसे भी घर में सभी ध्यान रखते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका रूटीन में थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए आप और नवजात शिशु दोनों के लिए। आप प्लान करते हैं वो हाइड्रेशन फिर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें जो मेन चीज जो होती है वो होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है शरीर में पानी की कमी होना। तो अपना न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें। नियमित रूप से जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं, योगा है, वॉकिंग है, जो आप कर पाते हैं वो जरूर करिए। ठीक है, रोहतक से सुनील हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। सुनील जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो जी सुनील जी, अपना सवाल करिए और टीवी की आवाज सब बंद कर लीजिएगा। सर नमस्कार जी। मैं कोविड से अभी कुछ दिन पहले रिकवर करके ठीक हुआ हूँ थोड़ा सा। तो मेरे को सांस में अभी भी प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी, तो उसका डॉक्टर साहब से थोड़ा सा मैंने पूछना था। ठीक है डॉक्टर शिल्पी, आप मैं चाहूंगा सलाह दें। कोविड का बहुत सारा असर लंग्स पे पड़ता ही है, सांस में इसके आना आम बात है। तो अगर आपने ऑक्सीजन लिया था, आप ऑक्सीजन में रहे थे, आप अभी रिकवर कर रहे हैं, तो इस टाइम के लिए जरूरी है कि आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस जरूर करें। हमारे योगा में प्राणायाम और फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइजेस बताते हैं वो जरूर करिए। मॉर्निंग वॉक जरूर करिए, फिजिकली एक्टिव जरूर रहिए। आपके आसपास जो फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे उनसे जाकर जरूर एडवाइस ले लीजिए, वो आपको कुछ आसान एक्सरसाइज बता सकते हैं जो आप कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। और जो एक्सरसाइज आपको बताएं डॉक्टर शिल्पी ने, आप उनका ख्याल ज़रूर करें और ज़रूर उनको करते रहें। डॉक्टर कंबोज, क्योंकि अक्सर ब्रीथिंग को लेकर ही सेकंड वेव में हमने देखा, ब्रीथिंग की वजह से ही लोगों को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी और किल्लत भी ऑक्सीजन की इसी वजह से हुई क्योंकि ज़्यादा खपत हो रही थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाने पीने के साथ साथ ये भी है कि हम कैसे अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज करते रहें, चाहे वो ब्रीथिंग की एक्सरसाइज हो, बॉडी को फिट रखने की एक्सरसाइज हो, तमाम सारी चीज़ें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि कोविड जो है, कोरोना जो है, वो सबसे ज्यादा जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे पहले और सबसे ज्यादा अटैक करता है। तो जो भी हमारी एक्सरसाइजेज हों उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
चाहे कोई भी हम एक्सरसाइज करें, उसमें हमारी सांस का फूलना जरूरी है एक्सरसाइज करने के दौरान, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमारी इम्यूनिटी भी उतनी ही स्ट्रांग होगी जो कोविड से लड़ने में हमारी मदद करेगी। बाकी बॉडी फिटनेस के लिए हम अपने जैसा कि डाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हाई न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए, उसमें जो फैट कंटेंट है वो कम रहना चाहिए और जो प्रोटीन कंटेंट है वो ज्यादा रहना चाहिए, और जो मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें फ्रूट से और वेजिटेबल्स से मिलते हैं या अलग से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, वो उनका इंटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर हमारे इस तरह का डाइट प्लान रहता है तो हमें फिर कोई तकलीफ इम्यूनिटी मेंटेन करने में नहीं आएगी। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली हमारी डाइट पे और फिजिकल वर्क पे ही डिपेंड होता है कि किस तरह की हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है। इसके डाइट को और फिजिकल एक्सरसाइज को, स्पेशली रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज जरूर करनी चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान उस पर देना चाहिए ताकि कोविड से लड़ने में सहायता मिल सके। डॉक्टर अनुज, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट वेव के दौरान भी कोरोना की चपेट में आए और सेकंड वेव में भी पॉजिटिव हुए, उन लोगों के लिए कितना और ज्यादा सावधानी आगे बरतनी उनको होगी, क्योंकि थर्ड वेव का अंदेशा भी है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, अगर आप फर्स्ट वेव में पॉजिटिव हुए थे तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, कोविड इन्फेक्शन ने आपको कैच किया। उसके बाद आप रिकवर हुए, आपकी एंटीबॉडीज बनी, लेकिन सेकेंड वेव आने के दौरान फिर से आप कोविड की चपेट में आ गए। इसका मतलब ये है कि एंटीबॉडीज तो बनी, लेकिन उतनी मात्रा में उतनी सफिशिएंट एंटीबॉडीज नहीं बनी जो दोबारा से कोविड के अटैक को रोक पाती। तो उसमें आपकी संभावना एक ही रहती है कि आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं रही होगी किसी भी कारण की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है। तो आपको सबसे ज्यादा पहले वर्कआउट अपनी इम्यूनिटी को लेकर करना चाहिए, या फिर जो इस तरह के ज्यादातर केसेस वो हैं जिनको अदर कोई क्रोनिक डिजीज है और कोई बीमारी शरीर में है, जैसे डायबिटीज हो गया, किडनी डिजीज हो गई, तो उन लोगों की संख्या ज्यादा है जिनको दोबारा से कोविड हुआ है। तो आपको तो अपनी उस बीमारी को तो कंट्रोल करना ही है जो आपको पहले से है, और आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डाइट पे जो हमने अभी बात की उसके ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े और तीसरी वेव अगर आती है उसके लिए आप तैयार हो सके। और एक और सलाह इस केस में मैं आपको देना चाहूंगा कि आप वैक्सीन लेने में बिल्कुल भी कोताही न बरतें। आपको अपना नंबर आने पे वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए अगर आपको 2 बार कोविड हो चुका है तब भी, क्योंकि तीसरी वेव अगर आती है और फिर से आपको कोविड होता है तो जैसा कि दूसरी वेव पहली वेव से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा डिजास्टरस है, ज्यादा डेथ्स हुई है, ज्यादा सिवियरिटी आई है, तो शायद ऐसा हो कि तीसरी वेव में ये सभी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएं और आपकी इलनेस भी खत्म हो सकती है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर शिल्पी, क्योंकि फर्स्ट वेव में कोरोना वॉरियर्स में अगर हम हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि फ्रंट पर रहकर वही काम लगातार करते रहे, मरीजों की देखभाल करते रहे, सेवा करते रहे, अपनी सेहत की चिंता, अपने परिवार की चिंता उन लोगों ने नहीं की, और आप लोगों की बदौलत ही इस जंग को हम जीतने में यहाँ तक पहुँचे भी हैं। लेकिन सेकेंड वेव में डॉक्टर्स प्रभावित तो हुए, मगर जो मॉर्टेलिटी रेट की हम बात करें वो कम रहा। तो क्या ये माना जाए कि ये वैक्सीन का ही प्रभाव था जिसकी वजह से डॉक्टर भी बच पाए हैं और बाकी लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे उनको इतना असर नहीं हुआ सेकेंड वेव में? हाँ, ये पॉसिबिलिटी जरूर है। डॉक्टर्स और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मैं जरूर अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने बहुत मेहनत की है और यही नहीं, उन्होंने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है जो मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, मास्किंग करी है, हैंड हाइजीन भी किया है, न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा है। हम सबको पहले जब वैक्सीन अवेलेबल हुआ था सभी को डोज दे दिया गया था, तो पॉसिबिलिटी रीजन कि एंटीबॉडी बन पाए और वो इस बार बेटर रहे। डॉक्टर शिल्पी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इंडिया न्यूज ओपीडी में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनुज कंबोज, आपका बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ओपीडी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और लोगों के सवाल के जवाब देने के लिए। तो लगातार आपने कई सारी राय सलाह डॉक्टर्स की जानी है, आप उन पर अमल करिए, उनको फॉलो करिए, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, संक्रमण से बचे रहिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। फिलहाल आज इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।